स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 4 से 11 तक पूरे कर लिए थे। आज हम इन बात को आगे बढ़ाते हैं और आज हम ये प्रश्नावली पूरी करेंगे और आज ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 12 दिख रहा होगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो हमें 6 से विभाज्य यानी कि जो 6 से डिवाइड होते हो यानी 6 से विभाजित होते हो ऐसे नंबर देखने। तो 6 से डिवाइड कौन कौन होता है? 6 होता है। धन पूर्णांक बोला इसलिए जीरो भी नहीं ले सकते। तो पहला धन पूर्णांक 6, फिर अगला क्या है 12, फिर क्या होगा 18, फिर 24, फिर 30, ऐसे करके 40 तक। तो ये पहला धन पूर्णांक, ये दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का, ऐसे 40 नंबर तक हमें निकालने हैं और क्या करना है, उनका योग ज्ञात करना है यानी कि उनका सम निकालना है। तो ये एपी बन जाएगा फर्स्ट टर्म 6, डिफरेंस यानी डी कितना आ जाएगा 6 और एन बराबर आ जाएगा हमारा 40 और ऐसे एन का सूत्र लगा के हम इसको हल कर लेंगे। तो लिखते हैं क्या हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक सूची 6, 12, 18, ये एक एपी है, यहाँ एक एपी बनाती है। सीधा ही लिखेंगे, अभी से सिद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा है और हमें पता है कि 6 से होगा, ये 6 सम होगा। प्रत्येक पद में समान रूप से वृद्धि होती है। Every term has increasing in a equal manner. So this implies 6, 12, 18, 24 एपी है। अगर ये एपी है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, माना ए एन एपी का एनवा पद है। एनवा पद है यानी कि अब क्या होगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा अपना A1 6, द्वितीय पद क्या हो जाएगा मेरा 12 और सार्वंतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी A2 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारा 12, तो ये 12 लिख लेंगे इसकी जगह पे और A कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया सार्वंतर 6 हो जाएगा। हमारे पास D है हमारे पास और क्या होता है, तो प्रथम 40 पदों का योग। गुणज लिख दीजिए या विभाज्य संख्याओं को लिख दीजिए। प्रथम 40 गुणजों का योग क्या हो जाएगा हमारा S40। एस एन क्या होता है हमारे पास में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S40 क्या हो जाएगा 40/2 2 इंटू ए कितना है हमारा 6 है तो इंटू 6 प्लस n-1 यानी कि 40 माइनस 1 और डी कितना है हमारा, डी है हमारा ये भी 6 ही है, डी भी 6 है, प्रथम पद भी 6 है। सबको सॉल्व कर लेते हैं 20, ये आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा हमारा 39 इंटू 6 यानी 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा 20 इंटू 12 और ये आ जाएगा हमारा 78 यानी कि 78 इंटू 6 78 इंटू 3 कितना हो जाएगा 234, ये आ जाएगा 20 इंटू 246 246 का डबल कर लेते हैं तो हो जाएगा मेरा 492 और ये पीछे 0। तो प्रथम 40 संख्याओं का योग, प्रथम 40 संख्याओं का योग हो जाएगा, प्रथम 40 संख्या होगा ये हो जाएगा 4920 4920। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा।
आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 दिख रहा होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं हम। 8 के 15 गुणज, तो पहला गुणज क्या होता है 8 का, 8 खुद, गुणज मतलब जिस जो 8 के गुणे में आए। 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24, 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32, फिर ये 40। तो देखिए इसमें सब में 8 8 बढ़ रहा है, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, इसलिए क्या होगा, ये एक एपी हो जाएगा। तो लिखते हैं 8 के गुणजों की सूची। क्या हो जाएगी, 8, 16, 24, 32। अब पहले 15 तक निकालने हमें, पहले 15 गुणज तक निकालना है। प्रत्येक पद में समान रूप से वृद्धि होती है, देखिए समान रूप से वृद्धि हो रही है, यानी इक्वल रूप से ये बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो एपी हो जाएगा। तो 8, 16, 24, 32 क्या है मेरा, एपी है, ठीक है। इस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद हो जाएगा 8 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 16 और सार्वंतर यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी a2 माइनस a, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है हमें, कितने गुणजों का, प्रथम 15 गुणजों का। तो प्रथम 15 गुणज यानी फर्स्ट 15 मल्टीप्लायर का, तो s15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा s15, 15 बाय 2, 2 इंटू ए यानी कि 8, 15 माइनस 1। देखिए हमें पहले 15 गुण है, तो ये जब पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे, तो जो 15वें पे आएगा वहां तक हमें इसका योग निकालना है। तो ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 8, 15/2, 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना हो गया 16 प्लस 112 यानी 128। तो 15 इंटू 2 इंटू 128 और 128 का अगर मैं सम करता हूँ 15, ये कट जाएगा इससे 64 बार, ये इससे कटेगा 64 बार पूरा, और 64 बार ये होते ही क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 620, 640 और ये 960 5 बार। तो प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होता है, प्रथम 15 गुणजों का योग किसके, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14 दिख रहा होगा, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, और 0 से 50 के बीच की, तो हमें क्या करना है 0 से 50 के बीच की ऑड नंबर लिखने पहले तो लिख लेते हैं 0 से 50 तक की क्या है हमारी, सबसे पहली एक विषम संख्या है, 0 विषम संख्या नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, और ऐसे ही जाएगा। 50 से पहले क्या हो जाएगी, 50 से पहले हो जाएगी हमारी 49, 49। तो 49, और देख सकते हैं 1 से 50 के बीच में जो भी नंबर होगा हमारा, 1 से 50 के बीच में यही विषम संख्या होती है, 1, 3, 5, 7 से 49 तक। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं देखो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 3, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 7। तो देखिए सभी पदों में क्या हो रही है, इक्वल रूप से वृद्धि हो रही है, यानी कि सभी पदों में समान रूप से वृद्धि होती है। अतः क्या है, ये एपी है। तो अब मान लेते हैं ये क्या एपी है ना हमारी, तो अब हमको इस सब का सम निकालना है, सभी का क्या करना है, योग निकालना है। तो माना ए एन जो है इस एपी का एनवा पद है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ए कितना हो गया 1। फिर द्वितीय पद क्या आ गया हमारा 3। अब सार्वंतर क्या आ जाएगा a2 माइनस a2 माइनस ए, और क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 1, तो ये 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो सार्वंतर हो जाएगा 2, पर मुझे ये इसका योग निकालना है।
तो मुझे क्या चाहिए होगा, ए है मेरे पास, डी है मेरे पास, पर मुझे एन चाहिए और मेरे पास एन नहीं है। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि अंतिम पद कितना है, कितना है मेरा अंतिम पद, 49 है, 49 है, तो अंतिम पद लिख लेंगे। तो अंतिम पद क्या हो गया, एल, और ये क्या है मेरा, ए एन के बराबर है, और लास्ट में कितना है, 49 है। पहले मुझे n चाहिए, अगर मुझे n मिल गया तभी तो मैं इसका सम निकाल पाऊंगा। मेरे पास a है, d है, पर n तो नहीं है, और मुझे योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, n चाहिए होगा। तो मेरे पास एक सूत्र होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास a n पड़ा हुआ है, a n है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा 49, a कितना है 1, n ही तो निकालना है मुझे, और d मेरे पास पड़ा है 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। क्या हो जाएगा 48, 2 इंटू एन माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1, 48 बाय 2, यानी कितना हो गया 24। सो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये कौन सा पद है, देखिए ये एक पहला पद है, 3 दूसरा पद है, 5 तीसरा पद है, 7 चौथा पद है, ऐसे ही तो 49 कौन सा पद हो जाएगा, 25वां पद हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ए 25 इज इक्वल टू क्या हो गया 49। और दूसरी चीज क्या पता चली हमें, n बराबर कितना है 25 है। तो अब क्या करना है, हमें इस एपी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करना है। सो 0 से 50, 0 से 50 तक की विषम संख्या का योग निकालने से बढ़िया मैं क्या करूंगा, इस एपी के, जो एपी है इसके 25 पदों का योग निकालूंगा, बराबर एपी 1, 3, 5, 7, 49 का योग। और हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है एस एन बराबर, अब देखिए हमारे पास अंतिम पद है, प्रथम पद है, और हमारे पास क्या है, एन का भी मान है, तो हम वो वाला सूत्र लेंगे। डी वाला भी है हमारे पास, डी है, डी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। हम ये लगा देते हैं n/2 a प्लस एल। ए कितना है हमारा यहाँ पे, n कितना है 25 है, s 25/2। ए कितना है हमारे पास, ए है 1, और एल कितना है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन, और ए एन क्या 25 है, तो ए 25 कितना है हमारे पास 49, तो 49 कितना हो जाएगा ये 25/2 इंटू 50, यानी क्या हो जाएगा, ये 50 कट जाएगा 25 से, 2 से कितना हो जाएगा, ये कटेगा इससे 25 बार, कितना हो जाएगा 625। तो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या आ गया, 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर 625। और यही क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15 दिख रहा होगा, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, और प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के पहले जुर्माने से, ठीक पहले दिन का जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो कार्य को 30 दिन क्या कर देता है, लेट कर देता है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि जुर्माना टोटल 30 दिन में कितना लगेगा। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या है कि पहले दिन जुर्माना कितना लगता है 200 रुपए, दूसरे दिन कितना लगता है 250 रुपए, तीसरे दिन कितना लगता है 300 रुपए। तो हमेशा क्या होता है 50 रुपए की वृद्धि होती रहती है। तो माना एन, एन दिन विलंब होने पर nवें दिन का जुर्माना है, और हमारे पास क्या दे रखा है, अतः जुर्माने की सूची ये हो जाएगी, पहले दिन 200 रुपए लगता है,
दूसरे दिन क्या लगता है 250, तीसरे दिन क्या लगता है 300, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा ये। तो क्या है, प्रत्येक दिन जुर्माने में 50 रुपए की वृद्धि होती है। तो जुर्माने में प्रत्येक दिन कितना बढ़ता है, 50 रुपए की वृद्धि होती है। और ये 50 रुपए रोज बढ़ रहा है, ये 50 रुपए, यहाँ पे 50 रुपए, फिर अगले दिन लेट करेगा तो चौथे दिन, देखिए पहले दिन इसको 200 रुपए लग गया, 2 दिन लेट किया तो 250 रुपए उसको दूसरे दिन शाम को देना पड़ेगा। तीसरे दिन लेट हो गया वो, तो तीसरे दिन इसको और 300 रुपए और देना पड़ेगा। चौथा दिन लेट हुआ तो भाई साहब को 350 रुपए देने पड़ेंगे। पांचवें दिन लेट हो गया तो पांचवें दिन की लास्ट में 350 देने पड़ेंगे। ऐसे ये भाई साहब 30 दिन लेट हो जाते हैं। हमें चेक करना है अब तक वो कितने रुपए ठेकेदार और दे चुका है। पहले दिन ठेकेदार ने 200 रुपए दिए, भाई गलती हो गई मेरे से, ये काम लेट हो गया 200 रुपए। अगले दिन फिर काम पूरा नहीं हुआ तो उसको 250 रुपए 250 रुपीज देने पड़ेंगे। तीसरे दिन फिर लेट हो गया वो, तो उसको फिर 300 रुपए और देने पड़ेंगे। तो पहले 200 और 250 दे चुका वो तो अलग ही, ये 300 रुपए और देने, अगले दिन फिर 50 रुपए बढ़ा के देने पड़ेंगे। ऐसे 30 दिनों तक ये ठेकेदार जी लेट करते हैं। तो हमें ये निकालना है कि टोटल इसने अभी तक कितना फाइन भर दिया है। प्रत्येक दिन जुर्माने में 50 रुपए की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां सूची एक एपी है, यहां सूची एक एपी है और एपी है। इसका मतलब क्या हो गया, जहां ए एन क्या है, nवें दिन विलंब होने पर तो nवा पद है ये। इसका मतलब प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो जाएगा हमारा A1 और ये कितना हो जाएगा A कितना है हमारा 200। फिर द्वितीय पद क्या आ गया, ये हो जाएगा A2 और ये कितना हो गया हमारा 250। तो अब हमें क्या निकालना है, सारवंत। तो ये निकाला हमने सारवंत। और ये D क्या होता है, ये A2 माइनस A। A2 कितना है, A2 है हमारा 250 और 250 लिख लेंगे और ये माइनस का 200 कितना हो गया, D बराबर आ गया मेरा 50। तो D 50 A 200। कितने दिन लेट करता है ये, 30 दिन। तो ये AP के 200 250 300 के 30वें दिन तक उसका टोटल हमें निकालना है। तो क्या कह सकते हैं इस सवाल को हम कि 200 250 300 AP में 30 पदों का योगफल। तो क्या होगा 30 दिन, ठीक है। n पदों का योग क्या होता है हमारा Sn, तो ये S 30। तो n बराबर के, तो Sn हमारे पास में क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब n बराबर 30 रखेंगे हम, 2 इंटू ए की जगह पे कितना रखेंगे हम 200 रखेंगे। कितना रखेंगे 200, क्योंकि 200 है इसलिए 200 ही रखेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस ए इंटू 50। डी 50 है हमारा। हर दिन 50 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो जो वृद्धि हो रही है, जो इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग होगा इक्वली, वही क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। ये 15, ये क्या जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400, 29 इंटू 5 145 और ये जीरो पीछे, 15 इंटू ये 1850 कितना हो जाएगा ये 1800 में 15 को गुणा करूंगा तो मैं आएगा ये मेरा 27,000 और 50 में 15 को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1800 इंटू 50। एलजेब्रा इस्तेमाल करिए। 15 इंटू 18 क्या होता है मेरा 27,000 और 27,000 और ये कितना हो जाएगा 750, तो 27,750। तो प्रथम 3 दिन 30 दिन का जुर्माना, प्रथम रुपए, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए, ये आपका प्रश्न नंबर 15 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 दिख रहा होगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी गई है।
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 200 रुपए कम है, 20 रुपए कम है सॉरी, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक स्कूल में 7 बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन 7 ही पुरस्कार देने, हमें 7 इनाम देने। तो इनाम क्या हो जाएगा, पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, चौथा इनाम, पांचवा इनाम, छठा इनाम और सातवां इनाम। पहला इनाम जो दे दिया जितने रुपए का, जैसे मान लीजिए मैंने ए रुपए का इनाम दे दिया, तो अगले वाले को उससे 20 रुपया कम ही मिलना चाहिए। तो अगले वाले को 20 रुपए कम का इनाम मिला, तो ए माइनस 20 था। उसके अगले वाले को दूसरे वाले से 20 रुपया कम, तो ए में से 20 गया और 20 जाएगा, कितना चला जाएगा, 40। फिर अगले वाले में और 20 कम होना चाहिए, तो ये 60। अगले वाले में और कम होना चाहिए, तो 80। फिर अगले वाले में और कम, तो ये 100। और अगले वाले में और कम, तो ये 120 हो गया। देखिए पहले वाले को अगर मान ले 100 रुपए मिला, तो अगले वाले को 80 रुपए मिलेगा, इसके बाद वाले को 60, उसके अगले वाले को फिर से 20 रुपया कम यानी कि 40, फिर अगले वाले को और 20 कम तो 20, फिर अगले वाले को और तो 0, ऐसे। लेकिन और एक और चीज कह रखी, इन सब पुरस्कारों का योग 700 रुपये होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 700 रुपए तक ये पुरस्कार निपट जाने चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबका योग करके 700 रुपए देंगे तो ए मिल जाएगा मुझे, ए मिलते ही सबका मान आ जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गणित की भाषा में करना है, मैं समांतर श्रेणी के समान। तो माना ए एन nवें पुरस्कार का मूल्य है, ए एन क्या है, nवें पुरस्कार का मूल्य है। कुल पुरस्कार के कितने हो जाएंगे हमारे, 7 पुरस्कार है। इसका मतलब कितने तक होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 तक 7 पुरस्कार हैं। प्रत्येक पुरस्कार अपने से पूर्व पुरस्कार से 20 रुपए कम है, पुरस्कार के मूल्य से 20 रुपए कम है। So every price is 20 rupees less than the previous price. तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वली क्या हो रहा है ये, अतः यहाँ क्या हो रहा है, इक्वली कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची क्या हो जाएगी, सूची क्या हो जाएगी पुरस्कारों की, ये हो जाएगी हमारी A1, A2, A3 टिल A7 तक। और प्रत्येक पुरस्कार क्या है, और क्या हो रहा है, ये पुरस्कारों के मूल्यों में समान रूप से वृद्धि या समान रूप से क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है ना, प्रत्येक पुरस्कार जो है, ठीक है ना, वो क्या है, 20 रुपए कम है। अतः सूची दिस इंप्लाई, यहां सूची एपी होगी। क्यों एपी होगी भाई, क्योंकि एपी इसलिए होगी, क्यों, क्योंकि क्या है, समान रूप से वृद्धि होगी। और इसका डी कितना हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, डी 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 नहीं -20 सॉरी, इसका डी कितना हो जाएगा, -20। पहले नंबर का जो पुरस्कार है उससे 20 कम यानी कि -20 जोड़ेंगे। तो देखिए पहले नंबर को अगर ए मिला है तो दूसरे नंबर वाले को 20 कम यानी कि -20, फिर -20, फिर -20, ऐसे करते करते हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो सूची एपी होगी, एपी है, एपी है। तो माना प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो 7वें पुरस्कार का मूल्य क्या, ए हो गया, तो 7वें पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा, समान रूप से हानि हो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये एपी हो जाएगा। तो प्रत्येक सारे 7वें पुरस्कार का मूल्य A7, और ये एपी का पद है। तो एपी के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे एन क्या है मेरा, 7 है, तो A7 क्या हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार तो ए, ठीक है। और यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये a प्लस 6 इंटू -20 बराबर a माइनस 120। कुल पुरस्कारों का मूल्य कितना है, 700 रुपए है। तो S7 क्या हो जाएगा हमारा, 700 रुपए, यानी 7 पुरस्कार का मूल्य कितना होगा, कुल 700 रुपए हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए पहले पुरस्कार का मूल्य है, अंतिम पुरस्कार का मूल्य है, और हमारे पास कुल पुरस्कार 7 है। तो n का भी मान है, a का भी मान है, और
लास्ट पद का भी मान है और एस एन का भी मान है, तो फिर क्या होगा, लास्ट उस डी वाला सूत्र हम नहीं लगाएंगे इसमें, हम इसमें ये सूत्र लगाएंगे जिससे ये जल्दी हो जाएगा। एस 7 क्या हो जाएगा हमारा, एस एन वाला ये सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे एस एन होता है अंतिम पद, तो क्या हो जाएगा हमारा ये एस 7 यानी कि 700, एन की जगह 7, ए की जगह पे ए और इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, ए माइनस 120, सबको उस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये 700 इंटू 2 बटे 707 और ये 2a माइनस का 120, कितना हो जाएगा ये कट जाएगा इससे 100 बार, ये 100 बार कटेगा पूरा इससे, तो 200 बराबर 2a माइनस का 120, तो इस तरफ ले लेंगे इसको, a बराबर 200 प्लस 2a बराबर 200 प्लस 120 यानी कि 320, तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरा 320 बटे 2 यानी कि 160, तो प्रथम पुरस्कार का मूल्य A1 क्या हो जाएगा 160 यानी कि A1, द्वितीय पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 160 माइनस में 20, सब 20 कम होते जाएंगे तो 140, तीसरे पुरस्कार का दूसरे का जो भी उससे 20 कम, तो दूसरे का कितना था 140, कितना हो जाएगा 120, चौथे का कितना है, जितना तीसरे का है उससे 20 कम, पांचवे का क्या है, जितना चौथे का है उससे भी 20 कम, तो ये 20 कम, छठे का क्या है, जितना पांचवे का है उससे भी 20 कम, तो कितना हो जाएगा 60, और सातवें का कितना है, जितना छठे का है उससे भी 20 कम, तो कितना हो गया 40, और यही सब आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, जल्दी से लिख लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17 दिख रहा होगा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे कक्षा 12 तक यह काम चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या दे रखा है, टोटल हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो अनुभागों की संख्या क्या होगी, अनुभागों की संख्या 3, और कुल कक्षाएं कितनी है, कुल कक्षाएं हैं 12, 1 से 12, कुल कक्षाएं 1 से 12। अब क्या कह रखा है कि कक्षा 1 जो होगी उसका एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, मतलब पहली कक्षा क्या लगाएगी, 1 पेड़ लगाएगी, उसमें 3 सेक्शन है, तो जैसे ए बी सी, तो ये 1 पेड़ लगाएगा, ये 1 पेड़ और ये 1 पेड़, तो कक्षा 1 से कितने पेड़ मिले, 3। फिर कक्षा 2 में 3 सेक्शन ए बी और सी, ये 2 पेड़, ये 2 पेड़ और ये 2 पेड़, कितने हो गए, ये 6 पेड़ हो गए। ऐसे ही कक्षा 3 में क्या होगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, कितने पेड़ लगाएंगे, ये पेड़ लगाएंगे हमारे, ये पेड़ लगेंगे, कितने लगेंगे हमारे 3 पेड़, ये 3 पेड़, ये 3 पेड़, तो कितने पेड़ लगे, 9 पेड़। अतः इसी प्रकार क्या होगा कक्षा 12 तक, 12 में भी 3 अनुभाग है, ए पेड़, बी पेड़ और सी, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 12 पेड़। कक्षा जितनी कक्षा है उतनी संख्या के बराबर हर अनुभाग यानी हर सेक्शन, तो ए सेक्शन 12 पेड़, बी सेक्शन 12 पेड़ और सी सेक्शन, तो कितने हो गए 36 पेड़। तो क्या होगा, इनटू जितने अनुभाग है कुल, यानी कितने अनुभाग 3 है, और ये क्या हो जाएगा इनटू कक्षा संख्या, ठीक है। कक्षा 1 द्वारा लगाया गया पेड़ क्या होगा, तो अनुभाग कितने हमारे 3 इंटू कक्षा संख्या, माना ए एन, तो A1 क्या हो जाएगा, पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, A2 क्या हो जाएगा दूसरी, तो पहली कक्षा ने कितने पेड़ लगाए 3, तो यहाँ पे सूची क्या आ जाएगा 3, 6, तीसरी कक्षा ने 9, चौथी कक्षा में 12, और ऐसे ही करते करते ही कितना हो जाएगा हमारा ये टोटल 36, लास्ट कक्षा कितनी लगाएगी 36 पेड़ लगाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा
पहली कक्षा ने 3 पेड़ लगाए, दूसरी कक्षा ने 6, तीसरी कक्षा ने 9, चौथी कक्षा ने 12, ऐसे ही 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगा लिए? 36 पेड़ लगा लिए। अब हमारे पास में क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज A1 पहली कक्षा द्वारा 3, A2 कितना है हमारे पास में 6 दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़। तो अब हमारे पास क्या चाहिए? हमको डी तो चाहिए, ये जो एक AP है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 जोड़े फिर और 3 जोड़ेंगे, समान रूप से वृद्धि हो रही है, जो एक AP है। इसको सिद्ध नहीं करना AP है कि नहीं है ये AP। D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा 6 और A1 कितना है 3, यानी प्रथम पद हो गया ये हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A1 3 हो गया। सार्वंतर मिल गया हमें, ये भी मिल गया। कुल कक्षाएं कितनी है? तो कुल कक्षाएं हैं 12। कुल कक्षाएं कितनी होंगी? जितने ये पद होंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो ये 12वीं कक्षा। कुल कक्षाएं कितनी है? n के बराबर होंगी। ये कितनी होंगी? 12। तो इसका मतलब पेड़ों की कुल संख्या, तो क्या आएगा बताओ? पेड़ों की कुल संख्या, पेड़ों की कुल संख्या आएगी मेरी 3 + 6 + 9 + 12, क्योंकि पहली कक्षा ने 3, दूसरी कक्षा ने 6, तीसरी कक्षा ने 9, चौथी कक्षा ने 12, ऐसे ही 12वीं कक्षा तक 36। इन सबका योग क्या होगा? S 12। और ये किसके बराबर होगा? हमें पता है Sn क्या होता है हमारे पास में? Sn होता है हमारे पास में n/2। पहला और अंतिम पद पता है हमें, यानी कि L, यानी जिसको मैं कैसे लिखता हूं? n/2 × A + AN। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे A12 क्या है? अंतिम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे? और यहाँ पे हमारा A12 कितना है हमारा? 36 है। A12 36 भी है यहाँ पे लास्ट वाला। तो S12 क्या आ जाएगा हमारा? 12/2। A कितना है? A है हमारा 3 और ये कितना है? 36। कितना हो जाएगा ये? इससे कट जाएगा 6 × 39, ये आ जाएगा हमारा 40, यानी कि 240, 234। तो विद्यालय में ये रफ में अगर लिखेंगे आप नीचे वाला पूरा, तो विद्यालय में कुल पेड़ों की संख्या, स्कूल में लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 234, और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कैसे कराना है? 12 कक्षाएं हैं तो 12 पद होंगे। पहली कक्षा 3, दूसरी कक्षा 6, तीसरी कक्षा 9। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा ने 1 पेड़ लगाना है और तीनों सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएंगे। तो पहली कक्षा ने टोटल 3 पेड़ लगाए, दूसरी कक्षा ने 3 पेड़ लगाए, 2-2 करके 6 पेड़ लगाए, फिर तीसरी कक्षा ने हर सेक्शन में 3-3 लगाए, और ऐसे 9 पेड़। ऐसे ये आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें कुल पेड़ लगाने हैं, तो कुल पेड़ हमारे ऐसे हो जाएंगे। तो स्कूल में लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 234। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18 दिख रहा होगा। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो देखिए हमारे पास क्या है कि पहले तो मैंने क्या किया, ये L1 यहाँ पे इसको सेंटर लिया और यहाँ पे मैंने ये चाप खींचा। ये कितना हो गया? लंबाई L1 हो गया। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? 0.5। फिर क्या किया मैंने? अब क्या किया, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, अब मैंने सेंटर भी ले लिया। अब ये कितना? आधा ये और आधा ये, कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर का। और यहां से ये आधा चाप खींचा, कितना हो गया? L2। इसकी लंबाई कितनी हो गई? L2। फिर मैंने क्या किया, फिर यहां से वापस में A पे आ गया। अब यहाँ पे क्या लिया मैंने? ये त्रिज्या ले ली, और तीसरी त्रिज्या क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर के लिए मैंने क्या? आधा वृत्त ये खींच लिया। देखिए अलग इंक से लिख दिया। फिर मैंने वापस बी पे आ गया, तो यहां से क्या किया मैंने? यहां से ये रेडियस ले लिया 2 का, और फिर मैंने इसको घुमा दिया। तो क्या कर रहा हूं? कभी रेडियस ये ले रहा हूं, जैसे ही आधा सर्कल पूरा होता है रेडियस ये, फिर ये पूरा आधा सर्कल पूरा, फिर रेडियस ए, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो मुझे कहना है ये 13वीं बार जब मैं करूंगा तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो हम करेंगे क्या? देखिए शुरू में रेडियस कितनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी?
शुरू में रेडियस कितनी है 0.5, फिर कितनी है 1, फिर 1.5, फिर क्या हो जाएगी रेडियस हमारी, और R1 के लिए लेंथ कितनी है L1 लंबाई, R2 के लिए लंबाई कितनी है L2 L3, R3 के लिए रेडियस अगर R3 यानी त्रिज्या R3 है तो मेरे यहाँ पे लंबाई कितनी होगी L3। तो ऐसे अगर मैं करूंगा तो 13वीं बार में क्या पूछ रहा है ये मेरा कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त, तो कुल लंबाई कितनी, देखिए L1 की लंबाई प्लस L2 की लंबाई प्लस L3 की लंबाई प्लस L4 की लंबाई। तो देखिए सबसे पहले मुझे R1 क्या देखा है, माना है, अब देखो अर्धचाप की लंबाई मतलब आधे वृत्त के, अर्धवृत्त अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2 पाई इंटू आर, और ये क्या होता है हमारा पाई इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा पाई इंटू आर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बराबर कितना है हमारा, ये तो पाई रहेगा और आर इज इक्वल टू त्रिज्या। तो nवे क्रमागत वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी Rn, तो उसका लंबाई कितनी हो जाएगी अर्धचाप की Ln, अतः Ln क्या हो जाएगा हमारा, Ln हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा पाई इंटू Rn, यही हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास में त्रिज्या क्या दे रखी है, तो देखिए त्रिज्या Rn क्या दे रखी है यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2 और ऐसे ही आगे जाएगा ये, ठीक है आ गई बस सबको समझ में। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में Rn की, ठीक है ये Rn लिख लेते हैं, ये सब क्या हो गई सभी त्रिज्या Rn के क्रमागत मान है। So these are the values of the consecutive values of radius Rn। मतलब क्या होगा फर्स्ट रेडियस क्या होगा R1, सेकंड रेडियस क्या होगा R2, R3, R4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी AP क्या हो जाएगी हमारी, ये AP है ना, देखिए आधा आधा जोड़ेंगे, ये सब क्या है AP हमारी। अब हम क्या करेंगे AP को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे Ln बनाएंगे, तो Ln क्या होगा माना Ln क्या है nवे क्रमागत अर्धवृत्त का परिमाप है या अर्धवृत्त की लंबाई है। तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त की लंबाई है तो यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो L1 हो जाएगा हमारे पास में L1 हो जाएगा पाई इंटू R1, और R1 कितना है हमारे पास में R1 है हमारे पास में 0.5, तो 0.5 इंटू पाई। ऐसे ही L2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू R2, यानी कि R2 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा सिर्फ पाई। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही पाई n क्या हो जाएगा पाई Rn। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक AP है, जो एक AP है, तो यहाँ पे हमारे पास में L1, L2, L3 ऐसे ही Ln तक ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास में AP हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा 0.5 पाई, सब में पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, सब में पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगी लेंथ बन जाएगी हमारी, लंबाई बन जाएगी, फिर 2 पाई, 2.5 पाई, ऐसे। तो हमें निकालना है 13 तक योग कितना होगा लंबाई। ये पहला योग है L1, ये दूसरा है L2, ये L3 है, ये L4 है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा L1, ये हो गया हमारा L2, ये हो गया हमारा L3, ये हो गया हमारा L4, ऐसे ही L5 तक। तो 13 क्रमागत
अर्धवृत्तों की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L1 L2 ऐसे ही यहां तक L13 तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये AP है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 0.5 पाई, ठीक है ना, जो एक AP है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमें निकालना क्या है, निकालना है ये क्या हो जाएगा 13/2 2 इंटू A, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, 2 इंटू L1 प्लस n-1 इंटू D। अब मुझे जरूरत सिर्फ D की है, और D मुझे पता है क्या होगा, देखिए यहां से हम निकाल देंगे, D क्या हो जाएगा, यहां से D क्या निकल जाएगा मेरा, यहां से D आ जाएगा मेरा L2 माइनस L1। L2 कितना है मेरा, L2 हो गया यहाँ पे पाई माइनस 0.5 पाई, कितना हो गया ये 0.5 पाई, ये क्या हो गया D। अब सबका मान आ गया हमारे पास में 13/2 2 इंटू L1 कितना आएगा हमारा, L1 आएगा 0.5 इंटू पाई, फिर प्लस में ये 12 और D की जगह कितना है 0.5 पाई, फिर से अब क्या करेंगे हम इसको 13/2 2 इंटू 0.5 पाई, यानी कि एक सिंगल पाई एक पाई, और यहाँ पे 12 को 0.5 से गुणा करूंगा तो 6 पाई आएगा मेरा, 0.5 से गुणा करना 6 आएगा, और ये 6 पाई यानी कि 7 पाई इंटू 13/2। पाई की जगह क्या लेना है 22/7, तो ये 22/7 सभी सेंटीमीटर में, तो ये लास्ट में उत्तर क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा 13/2। 7 से 7 खत्म, 12 से ये खत्म, 11 बार 11 इंटू 13 कितना था 143, और ये क्या है सब सेंटीमीटर में। तो कुल लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे, कुल लंबाई कितनी आ गई हमारी 143 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसे जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19 दिख रहा होगा। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। जैसे चित्र में दे रखा है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि नीचे कितने लट्ठे रखे होंगे, नीचे वाली ऐसे पंक्ति रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पे चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे कितने हैं 19 लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं, फिर ऊपर 19, फिर 18, और ऐसे ऐसे करते करते टोटल कितने लट्ठे जमाए गए 200 लट्ठे जमाए गए यहाँ पे, ऐसे करते हुए ऐसे ही हमें कितने लट्ठे जमाए गए हैं 200 टोटल। अब क्या होगा देखिए, तो मैं मानता हूं कि an कितनी पंक्तियां हैं n पंक्तियां हैं, नीचे से प्रारंभ करते हुए मैं नीचे से गिन रहा हूं, पहली पंक्ति दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसे। तो an क्या है nवीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या है, मतलब तो पहली पंक्ति क्या होगी इसकी सबसे नीचे वाली, क्योंकि मैं नीचे से गिन रहा हूं, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे a1 जो a के बराबर है कितना हो जाएगा 20, तो उसकी अगली पंक्ति जो सेकंड लास्ट है वो कितनी हो जाएगी 19, उसके अगली वाली में कितने दे रखे 18। अब सूची क्या हो जाएगी ये वाली, इनकी सूची क्या बनेगी 20 19 18, जो कि एक एपी है, जो एक एपी है। तो डी क्या आ जाएगा हमारा, तो इसमें डी आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे, A2 है 19 और A1 है हमारा 20, तो कितना आ जाएगा माइनस। देखिए हर लाइन से एक एक डंडा क्या हो रहा है कम हो रहा है, एक एक लट्ठा कम हो रहा है। अब हमें क्या करनी है पंक्तियां निकाले, तो माना कितनी पंक्तियों की संख्या है n पंक्तियां, तो n पंक्तियां और कुल लट्ठे कितने हैं 200 है, दे रखे हैं कुल लट्ठे। तो 200 लट्ठे हो गए, कुल पंक्तियां n हो गई। तो एक बात बताइए, पहली पंक्ति A1, दूसरी पंक्ति में A2, ऐसे सब मिला के तो n पंक्तियों में कितने हो जाएंगे 200 लट्ठे रखे गए। तो हमारे पास में Sn क्या है इसका मतलब,
इसका मतलब हो जाएगा Sn हो जाएगा हमारा 200। और Sn का सूत्र क्या होता है, हमारे पास Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख देंगे इसमें, यहाँ पे हमारा 200 n/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 इंटू ए यानी कि 20 प्लस का n-1 और इंटू डी में माइनस का 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 200 इंटू 2 400 इस तरफ आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा n और ये अंदर कितना होगा 40 प्लस का ये प्लस का 1 और माइनस का n, ये आएगा यहाँ पे। इसको अगर गुणा करेंगे तो 400, इसको 40 और 41 तो ये क्या हो जाएगा 41 n और ये n इंटू एन माइनस का n स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात हो जाएगा, जो इसको हल करेगा बस ये द्विघात को हल करना है। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र क्या लग जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस का 41 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 400 और बटे में 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 41 है सॉरी 41 है यहाँ पे, ये 41 प्लस का 41 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 1681 माइनस का ये 1600/2 कितना आ जाएगा n हमारे पास में, n हो जाएगा हमारे पास में 41 प्लस माइनस 81 रूट में /2। इसको मैं और लिखता हूँ 41 प्लस माइनस 9/2 और इसको मैं दोनों तरफ से एक बार तो प्लस में और एक बार ये माइनस में, और दोनों ही सॉल्यूशन वैलिड है क्योंकि दोनों ही प्लस है हमारे, तो यहाँ पे ये माइनस में और यहाँ पे ये प्लस में। तो n इजिकल टू क्या होगा 50/2 50/2 यानी कि 25 और एक n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 32 माइनस 2 और 32 में बटे 2 यानी 16। तो या तो गठरियों की संख्या 25 है या 16 है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गठरियां एक बार अगर 200 बंडल रख दे, पहले में 20 रखे, दूसरे में 19, तीसरे में 18, फिर 17, फिर ऐसे, तो 200 गट्ठे कभी तो खत्म हो जाएंगे। पर ये तो बोल रहे हैं 16 लाइनों में जमाओगे तो भी 200 गट्ठे आएंगे और अगर ये 25 लाइनों में जमाएंगे तो भी 200 गट्ठे आएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अरे जब मेरे पास 200 गट्ठे पड़े, मैंने पहली लाइन में 20 जमा दिए, दूसरी लाइन में 19 जमा दिए, तीसरी लाइन में 18 जमाए, चौथी लाइन में 17 जमाए, पांचवी लाइन में 17 जमाए, ऐसे जमाते गया तो लट्ठे तो खत्म हो जाएंगे ना किसी लाइन में तो, और जिस लाइन में मेरे लट्ठे खत्म हो जाएंगे वही तो हमारे क्या होंगे पंक्तियों की संख्या होगी। पर ये तो कह रहा है कि दो मान है, एक तो 16 भी है और 25 भी है, तो ऐसा कब होता है? तो ये तो क्या है समांतर श्रेणी, तो ये नेगेटिव को भी लेके चल रहा है। पदों की संख्या कभी भी an जो है वो क्या है धनात्मक है, लट्ठों की संख्या है और संख्या क्या है धनात्मक है हमेशा, ये हमेशा क्या होगी धनात्मक होगी संख्या जो है वो धनात्मक है, इसलिए जो ऋणात्मक वाले हैं वो भी हट जाएंगे। अब देखिए कैसे, अगर मैं 3 1 लिखता हूं ठीक है ना, और 0 लिखता हूं तो इसका इन तीनों का योग भी कितना है 4 है और इसका भी योग 4 है, ठीक है ना। तो n बराबर 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, ये एपी तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए। तो देखिए कैसा होगा, मैं क्या करूंगा a25 निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं देखूं से कि 25 से अगर मैंने पंक्तियां 25 ले ली तो कितने होंगे, अगर मैंने पंक्तियां 25 ली तो ऊपर ने ऊपर कितने गट्ठे रख पाऊंगा, तो ये क्या होगा a25 और ये 25 क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, कौन से सूत्र से an क्या हो जाएगा हमारे पास में a प्लस n-1 इंटू डी, यहां से आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा a कितना है हमारे पास में, a है हमारे पास में 20, ये हो गया 24 और d कितना माइनस का 1, कितना हो गया 20 माइनस 24 कितना हो गया 20 माइनस 24 हो जाएगा मेरा माइनस का 4, मतलब सबसे ऊपर वाली जो भी है हमारे क्या an, यानी जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने होने चाहिए गठरियां, कितने लठ होने चाहिए -4, पर लट्ठों की संख्या तो धनात्मक है,
लट्ठों की संख्या नेगेटिव कैसे हो गई? ऐसा हो सकता है कि मेरे पास -6 रुपए, ऐसा हो सकता है कि कभी नहीं होता है ना, तो ये भी गलत है। परंतु लट्ठों की संख्या धनात्मक है। n क्या नहीं हो सकता? -4 किसको रखने पा रहा है? 25 को रखने पाता है, अतः n -25 नहीं हो सकता। तो n बराबर क्या हो गया अपना 16। तो a 16 निकाल लेते। a 16 क्या हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 15d। a बराबर 20 और ये 15 इंटू माइनस का 1 कितना हो गया? ये 20 माइनस 15 और 20 माइनस 15 हो गया मेरा 5। तो कितनी होगी पंक्ति? तो इसका मतलब n बराबर 16 तो सही हो गया और ये गलत हो गया। तो पंक्तियों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? 16, 25 नहीं होगी। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट होंगे? 5 होंगे। हो गई 5 हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20 दिख रहा होगा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए अब मेरे को यहाँ साथ में एक आलू दौड़ चल रही है, जहां पे यहाँ पे एक बाल्टी रखी है जो पहले से 5 मीटर दूरी, पहले आलू से कितनी है? 5 मीटर। तो देखिए ये पहला आलू है जहां पे 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो बाकी जितने भी आलू है वो क्या 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। और कितने आलू रखे गए इसी लाइन में? 10 आलू रखे गए हैं। एक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और आलू उठाता है जो सबसे पास में, फिर वापस यहाँ पे डालता है, फिर वापस जाता है, फिर यहाँ डालता है यहाँ पे। तो सभी आलूओं को दौड़ने तक, सभी आलू बाल्टी में लाने तक उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो देखिए सवाल में देखिए, ये बाल्टी है, ये यहाँ पे एक लाइन में 10 आलू रखे हुए, तो कुल आलू कितने हो गए? कुल आलू हो गए 10। कुल आलू 10। अब देखिए पहला आलू तो जो है वो 5 मीटर पे, बाकी सब आलू 3 मीटर, फिर अगला आलू 3 मीटर, फिर अगला आलू 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। तो ये 10वें नंबर का आलू है, ये 90वें नंबर का आलू, ये 8वें नंबर का आलू, ये पहले नंबर का आलू है, ये दूसरे नंबर का आलू, ये तीसरे नंबर का आलू, और ऐसे ही बीच में और आलू है। कुल आलू कितने हो गए? 10 आलू हो गए। अब क्या करता है प्रतियोगी? यहां से भागना शुरू करता है। 5 में सबसे पहले कौन है? पहला आलू उठाया और वापस रख दिया। तो देखिए ये 5 मीटर तो यहाँ आने में चला और फिर 5 मीटर जाने में, ठीक है। फिर दूसरा आलू उठाएगा तो यहां से ये वापस यहाँ आएगा, तो ये 8 मीटर यहाँ पे चला और वापस 8 मीटर जाएगा, तो 16 यहाँ रख दिया। फिर तीसरा आलू लेने के लिए यहाँ आएगा, तो ये 3 3 11 और फिर वापस 22। फिर चौथा आलू लेने के लिए यहाँ आएगा, तो टोटल ये कितना चलेगा? 5 3 3 और एक और 3, कितना हो गया? 14। और यहां से कितना हो जाएगा? ये 28। तो यह वापस जाने का 14, आने का 14, जाने का 5, आने का 5, जाने का 8, आने का 8, जाने का 11, आने का 11। तो ये सब जुड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये टोटल ये 10 आलू तक ये कितना कदम या कितने दूरी चल चुका होगा वो हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। तो माना तो प्रथम आलू को बाल्टी में रखने के लिए दूरी कितनी होगी? तो प्रथम आलू के लिए दूरी, तो देखिए यहां से ये 5 गया, फिर वापस 5 आया, कितना होगा? 2 × 5 यानी कितना हो गया? 10 मीटर। द्वितीय आलू के लिए दूरी, तो यहां वो कितना हो जाएगा? और ये कितना है हमारा? ये हमारा A1 यानी कि A के बराबर है। ऐसे दूसरे आलू के लिए दूरी A2 कितना आ जाएगा? A2 आ जाएगा मेरे लिए, A2 आ जाएगा 5 × 3। तो पहले तो 5 और 3 तो ये चल गया और रिटर्न इतना वापस आएगा, तो रिटर्न वापस आएगा तो ये डबल कितना आ जाएगा? ये 2 × 8 यानी कि 16 मीटर, ठीक है। फिर तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? तो A3 क्या हो जाएगा? पहले तो 5 चला यहां तक, फिर 3 और चला, फिर और 3 चला तीसरे आलू के लिए, क्योंकि 2 आलू तो डाल चुका है, अब तीसरा आलू लेने के लिए क्या ये और फिर डबल भी करना है। तो कितना जाएगा? 2 × 11 कितना हो जाएगा? ये 22 मीटर। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अतः यहाँ पे A1 A2 A3 क्या हो जाएगा हमारे पास में? A1 A2 A3 ऐसे क्या है ये सब, इसको क्या लिख दूंगा मैं? A1 कितना है मेरा? A1 है हमारा 10, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 22 और ऐसे ये बढ़ता रहेगा।
ये एपी है, बिल्कुल है, क्योंकि दूरी में समान मात्रा में वृद्धि होती है, दूरी जो है वो समान मात्रा में बढ़ रही है। देखिए ये 6 फिर और 6, इसलिए यहां क्या है, एपी है, दूरी में तो इसका डी निकल जाएगा, तो डी क्या होगा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना था हमारा 16, A1 कितना है 10, कितना आ गया 6। अतः कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 आलूओं को रखने के लिए कुल दूरी, ठीक है, 10 आलू को बाल्टी में रखने की कुल दूरी, ठीक है। ये nवें आलू को यानी 10वें आलू को रखने में दूरी है ये, ठीक है, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं पहला रखा वो दूरी लिख दी 10, दूसरे को रखा 16, तब तक कितनी दूरी चल गया मैं 26। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 10 आलूओं को बाल्टी में रखने की दूरी, 10 आलूओं को, डिस्टेंस कवर बाय पर्सन फॉर पुटिंग द 10 पोटैटोज इन द बकेट। सो क्या हो जाएगा ये S10 हो जाएगा। S10 क्या हो जाएगा, n/2, 10/2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास में, ए है हमारे पास में 10, n-1 और डी कितना है हमारे पास में 6। किस फॉर्मूले से लिखा ये मैंने, ये फॉर्मूला है मेरा Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से लिखा है। क्या हो जाएगा ये कट जाएगा यहां से 5, ये हो जाएगा 20, ये 9 इंटू 6 यानी 54, यानी कितना हो गया 74 इंटू 5 यानी 74 इंटू 5, ये मीटर में, ये भी मीटर में, कितना हो जाएगा 370 मीटर। अतः कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी, 370 मीटर। कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी, 370 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह आपकी ये प्रश्नावली 5.3 खत्म होती है। इसी के साथ खत्म होता है आपका 5वां चैप्टर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। हमने सारे उदाहरण, सारे प्रश्न प्रश्नावली के और सभी तरह के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो कृपया करके कमेंट्स में पूछें, और अगर आपको कोई भी सुझाव देने हो तो सजेशन दे, फीडबैक के लिए हम हमेशा के लिए ओपन है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें सुधार के लिए बोल सकते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो बताइए। और अगले चैप्टर से अगले क्लास से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज, जिसका हमारा टारगेट है हम उसे 6 या 7 वीडियो में इसको खत्म कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।